प्रांतों से आए हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने तो चाहा था कि पहले मुझे मालूम होता कि जन संगठन क्या है, किस रूप में है, थोड़ा बहुत संकेत दिया था मैंने अखबार में। तो मुझे यह लगा कि जब बहुजन लेखक संघ है या दलित लेखक संघ है या ओबीसी लेखक संघ भी बना हुआ है, तो मेरा जन लेखक संघ किस रूप में है यह समझ नहीं पाया। तो इनका उसका क्योंकि अलग अलग लेकर के जो हम लोग संगठन बना रहे हैं, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा बहुजन समाज कैसे बने। समाज यही नहीं है, साहित्य संगठन हम बना रहे हैं, हम ओबीसी साहित्य बना रहे हैं और ओबीसी ऐसा कोई संगठन ही नहीं है समाज में। उसकी जितनी जातियां हैं उतनी जगह अलग अलग पड़ी हुई हैं। और हम बहुजन समाज की जो बात करते हैं, बहुजन संघ की बात करते हैं, बहुजन साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में तो हम लोग अपना बौद्धिक रूप में कर लिया करते हैं कि बौद्धिक हमारा साहित्य है, यह साहित्य है बौद्धिक और बहुजन साहित्य है। लेकिन जब तक बहुजन समाज नहीं बन जाता है तो उस बहुजन साहित्य की क्या शिक्षा है। बहुजन चिंतन की बात हम लोग करते हैं तो एकेडमिक धारा में हम लोग इसकी बात तो करते हैं, लेकिन बहुजन समाज हमारे सामने कहीं नहीं दिखाई पड़ता। दलित और ओबीसी में ही कोई संगठन नहीं है, क्योंकि बहुजन का मतलब होता है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। जो कंसेप्ट हम लोगों का है बहुजन समाज का, बहुजन समाज का कंसेप्ट यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, यानी जो श्रमजीवी समुदाय हैं, जो सत्ता के द्वारा हमेशा उपेक्षा किए गए हैं, जिन्हें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है, और इस समय की जो हमारी स्थिति है, हालात आज के हैं, आज हम फिर उसी गुलामी की ओर धकेले जा रहे हैं। यह जो नई शिक्षा नीति है, यह नई शिक्षा नीति घोर ओबीसी, एसटी, एसटी, माइनॉरिटी के घोर विरोध में है। उन्हें शिक्षा से वंचित करने के लिए यह जो इनका प्रारूप है और बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए, उनके लिए तो होगा, लेकिन हमारा जो किसान है, मजदूर है, श्रमजीवी समुदाय है, जो गांव से आता है, उसको शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकता। ऑनलाइन शिक्षा होगी और ऑनलाइन होने के नाम पर चल रहा है, उसमें जो लेकिन लोग जो है तो 20,000 रुपये उसके इकट्ठा करना होगा तब होगा, जो हमारी बच्ची बात नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप सोचिए जमात बनाइए, जमात बनना बहुत जरूरी है। हम लोग इस पर कर रहे हैं, हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं। कहने के नाम पर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। यह कि हम कैसे इकट्ठा करें। जब भी मैं जाता हूँ, गाँव में भी जाता हूँ बहुजन समाज बनाने के लिए, तो ओबीसी के लोग हों, एसटी के लोग हों, एसटी नहीं है मान लीजिए दूर पड़ते हैं, तो माइनॉरिटी के लोग हों, और एक सबसे ज्यादा सताए जाने वाले, सबसे ज्यादा सत्ता के निशाने पर यही लोग हैं। और इस समय तो मान लीजिए कि माइनॉरिटी उनके निशाने पर है, सीधे हिंदू मुस्लिम खेल खेला जा रहा है और उसके नाम पर उनको बच्चे का सब पूजा जा रहा है, और हमें हिंदू कह करके हम ही से करवाया जा रहा है। यानी जो ओबीसी है, एससी है, या उनके लिए चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं और हिंदू कहते हैं वह, और हमारे हिंदुओं के द्वारा ही उसी मुस्लिम लोगों को मानववाद इस प्रकार से करते हैं। क्या ओबीसी के द्वारा दलितों पर कराएंगे क्या लड़ा झगड़ा करके? तो यह जो है स्थिति हमारी इसलिए है कि हमारा बहुजन समाज नहीं बना है, हम बहुजन रूप में संगठित नहीं है, और हमारी राजनैतिक स्थिति भी ऐसी कोई लोग नहीं है जो किसी रूप में करे। कम से कम उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ एक भैया कांसी राम का दिया हुआ और उनका यह वर्ग है, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए एक क्लास की कास्ट नहीं, कास्ट से ऊपर उठ करके एक क्लास बनाइए और तब आप लड़ पाएंगे वहां पे। तो बहुजन एक समाज है, बहुजन समाज किसी जाति विशेष का नहीं है, जो उन्होंने बुद्ध से लिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा लेकर के लिया। तो कांसी राम की जो धारणा थी और जिसने इसको बहुत फैलाया, और इसमें ओबीसी और एसटी जुड़ नहीं पाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे जो राजनेता हैं मायावती और मुलायम सिंह यादव, जो इस तरह से रहे, जिसको कांसी राम ने जोड़ा था, एक काम से किया था,
लेकिन इनके कंधे इतने कमजोर साबित हुए कि लोग केवल सत्ता की राजनीति करने लगे, आपस में लड़ने लगे, जनता को भूल गए, समाज को भूल गए। और उसी का लाभ उठाया उन लोगों ने कि अपने जब जातियों का सीमित हो जाएंगे तब इसके बाद जो अन्य जातियां पिछड़े समाज की हैं, अन्य जातियां जो दलित समुदाय की हैं, तो उनको दूसरे लोग ले जाएंगे। तो उन सबके सरकार में जो आए हमारे ही लोगों के द्वारा आए, हमारे ही लोग सताए जा रहे हैं, हमारे ही लोग जो है उनके निशाने पर हैं। उनका काम है बेगारी करना, सेवा करना, या करेंगे। बाकी नौकरियों का सब सारा आज नौकरियां जिसको मिल गई है, इसके बाद किसी को नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अगली पीढ़ियों को नौकरियां मिलने वाली नहीं है। और नौकरियां जो मिल रही हैं वह उस तरह से आ रही हैं बिना विज्ञापन के, बिना उसके जो से चाह रहे हैं बराबर 20% खा ले रहे हैं, इस तरह से आ रहा है। तो ये इस समय खासतौर से हम लोगों को बहुत जरूरी है। बहुजन साहित्य की जहाँ तक बात है, मैं भी बहुत उत्साहित हुआ था। जेएनयू के दो छात्राओं ने मिल करके एक बार बहुजन साहित्य संघ बनाया और मुझे आमंत्रित किया था पाए और बहुजन साहित्य संघ बनाया। जय प्रकाश कदम ने जो दलित लेखक हैं बड़े, उन्होंने मुझे कहा करके ऐसे चाहते हैं तो आप उसमें से आ जाए कि मैं गया भी। अरे राम मीरा को बुलवाया मैंने, जयपुर से और तमाम ऐसे लोगों को बुलवाया और ठीक है बनाओ, तुम लोग कैसे बनाओ, क्योंकि इस पर बहुत पहले से हो रहा है। हार्वर्ड प्रेस ने कई बार इस पर अपना प्रयास किया है। बहुजन समाज की भूमिका, बहुजन साहित्य की भूमिका यह निकाला है। और एक बार वो उसका ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का भूमिका बड़ा, लेखकों का बड़ा संगठन हुआ था। ओबीसी के जितने लेखक, इस्लामी गिरामी लेखक थे, दलित के लिए जो लेखक थे, वह एक बार मंच पर बैठे हैं दिल्ली में और इस पर बात किया है कि क्यों न कैसे कैसे हमारी बात हो। तो उसमें तमाम तरह की अलग अलग बातें, दलित का ओबीसी के साथ कुछ नहीं बैठ रहा था, उनके साथ नहीं बढ़ने की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजें समान लग रही थी, बहुत सारी चीजें असमान लग रही थी। और वह प्रकाशित हुआ बहुजन साहित्य के नाम से, और उसमें लिखा हुआ है ओबीसी साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य। जब अलग अलग बना ही अलग, यानी ओबीसी बहुजन साहित्य बना रहा, जब बहुजन साहित्य आपका नहीं बन रहा है, उसमें आप लिख रहे हैं कि ओबीसी साहित्य एक खंड, दूसरा खंड जो है दलित साहित्य और तीसरा आदिवासी साहित्य। तो ये जो है स्थितियाँ बहुत जटिल है, या समझाने उसकी बातें नहीं है, पर बहुत ध्यान से उस पर हमें देखना पड़ेगा कि आज हम लोग आपस में ही नहीं जुड़े हुए, हम अपनी जातियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जिस ब्राह्मणवाद का विरोध करना, जिस जातिवाद का विरोध करना है, जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए अपनी जात से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जात से ऊपर उठ करके आप सोचेंगे तभी बात हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और एक राजनैतिक चेतना हमारे भीतर होनी चाहिए कम से कम। राजनैतिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा सिद्धांत है, जो बाबा साहब का है, ज्योतिबा फूले का है, पेरियार का है। अब हम लोग यह जानते हैं कि हमारी जो वैचारिकी है, चाहे जन लेखक संघ हो, चाहे बहुजन लेखक संघ हो, इनकी जो वैचारिकी होगी वह बुद्ध से शुरू होगी। बुद्ध है, अम्बेडकर है, फूले हैं, पेरियार हैं, भगत सिंह हैं। ये इतने लोगों की जो हमारी विचारधारा है, वही हमारी विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा होगी, दलित समाज की विचारधारा होगी, या ओबीसी साहित्य जाता है उसकी भी वही विचारधारा होगी। और ओबीसी साहित्य का तो अलग से मैंने उसका विरोध किया था। मैं सीधी सी बात बताऊं, मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें जाने वाला नहीं था, लेकिन कहा नहीं आ पाइए कहीं। हमने कहा ओबीसी साहित्य का कंसेप्ट क्या आया था, राजेंद्र सिंह थे उसमें, तो इस रूप में कह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जो लेखक हैं हिंदी मुख्य धारा में, वे उसमें से जो है ओबीसी के हैं या दलित उसमें से पढ़ते हैं वहाँ। तो हमने कहा कि हम लोगों ने कभी कबीर को कभी दर से देखा ही नहीं कि वह किसी जात के थे। इतना क्रांतिकारी कवि और किसी जात के खेमे में आप उससे लपेटेंगे, वो तो चुराहा या इधर का माना जाता था रहा है। और अब क्या है, क्या उस पर बात हो रही थी, या तो ओबीसी से जुड़े हुए हैं वो। अब जो नए ढंग से सोच रहे ओबीसी, एसटी और एसटी, या जो नया कंसेप्ट है, पुराना उसमें नहीं, तो उसके हिसाब से वो जो है ओबीसी में आते हैं। कोई नहीं जानता था कभी ओबीसी में क्या फर्क पड़ता है। कबीर ने जो लिखा है
और जो सबके लिए लिखा है वह ओबीसी के लिए या किसी समुदाय के लिए थोड़ा लिखा है, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज को जागरूक किया है। यही नहीं बल्कि जो अभिजन समाज है, जो ऊंची जातियों के जो लोग हैं, उन लोगों को भी फटकार करके सामने लिखा होता है। तो जो एक लेखक होता है, जो एक चिंतक होता है, वह केवल बहुजन की बात नहीं करता है। या लोग हमारे ऐसे हैं जो पूरे समाज की बात करते हैं, पूरे समाज को अपना देश मानते हैं। संतों घर में झगड़ा भारी, हमारे देश में घर में झगड़ा भारी, ये तमाम तरह की जो बातें करते हैं। और वह लोग बड़े बेलौस ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, कोई नाम लपेट नहीं करते। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, शान चले हम कछ न लिया। कहने का साहस है आज किसी में? इसमें तो कर दीजिए, तीसरे FIR हो जाए। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छान चले हम कछ न लिया। तुमको लिखे हुए तो मैंने छान दिया। क्यों? धार्मिक जो पाखंड है, धार्मिक जो अपना करा हुआ है, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे किसी का भी हो, वो हमारे काम का नहीं है। एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, मंदिर और मस्जिद के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करके इस प्रकार की बातें किया करते हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। ये लोग हैं कभी, तो वह तो बराबर रहेगा वहां से लेके। और जो बहुजन समाज का जो साहित्य है, अगर वो बनता है कभी, अभी तो उसी कोई सवाल नहीं है कि बन पाया है, वही होगा जिसके केंद्र में, जिसके चिंतन के केंद्र में बुद्ध होंगे, अम्बेडकर होंगे, फुले होंगे, पेरियार होंगे, साहू जी महाराज होंगे। यह जो लोग हैं जो हमारे बहुजन समाज के हैं, देखिए कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और साहू जी महाराज हमारे हिंदी क्षेत्र में, इधर मैं महाराष्ट्र या उधर की बात तो नहीं करता, मगर इस क्षेत्र में ओबीसी के लोग जानते ही नहीं थे कि ललित सिंह यादव क्या है, पेरियार ये सब क्या है, या पता ही नहीं। पेरियार, ललित सिंह, रामस्वरूप वर्मा, ये सारे लोग ओबीसी के लोग हैं, उनको यह मालूम नहीं था। गणित लोग इस पर करते थे, मुझे बुलाते तो मूर्तियों मिलाने के लिए, गणितों के द्वारा हुआ था, क्योंकि वह अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं। जो अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को जान रहे हैं, तो अम्बेडकर के द्वारा अपने उनके गुरु को भी डालेंगे, क्योंकि ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे, कबीर को अपना मार्गदर्शक मानते थे, बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मानते थे, तीन गुरु मानते थे। तो जो आदमी पूरे इतिहास में देखिए कि बुद्ध को अपना पहला गुरु मान रहा है, कबीर को अपना दूसरा गुरु मान रहा है, ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु या मार्गदर्शक मान रहा है, तो उसने तो पूरा समेट लिया है। इसमें तो आपका ओबीसी आ ही गया है ना। ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, पेरियार है, ललित सिंह यादव है, रामस्वरूप वर्मा है, ये तो सब ओबीसी हैं। लेकिन ये सारे ओबीसी लिख क्या रहे हैं? तो सबसे हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, इनके पक्ष में, दलितों के पक्ष में लिख रहे हैं। जिसे आप दलित आप कहते हैं, अछूतों के बारे में लिख रहे हैं। ललित सिंह यादव ने नाटक लिखे 5, शंभूपद नाटक, संत मारा बलिदान नाटक, इनका नाम ओबीसी के लोग हमारे यहाँ जानते ही नहीं थे। तो ये जो लिखे गए हैं कि हमारे तबके का, क्योंकि फुले ने क्या कहा है, फुले ने ओबीसी को कहा है शूद्र, और दलितों को क्या कहा है, अतिशूद्र। लोग एक ही शब्दावली का उच्चारण करते हैं, शूद्रातिशूद्र कहे गए लोग, शूद्रातिशूद्र। हम लोगों को संकोच इसमें होता है कि कहने में भी क्या है, तो हम ओबीसी एसटी माइनॉरिटी कहते हैं वहाँ पे। लेकिन जो समाज रहा है और जिस रूप में आपको देखता है, उसी रूप में आज इसे बनाया जा रहा है वहाँ पे। तो ओबीसी का साहित्य जो बनेगा, उसके केंद्र में विचारधारा जो बनेगी, वह विचारधारा वही होगी फुले, अम्बेडकर, पेरियार, भगत सिंह, इन सब की धारा। और वह विचारधारा, उसी विचारधारा के आधार पर दलित साहित्य बना हुआ है। आपके यहाँ जो दलित साहित्य सबसे पहले बना हुआ है, उसकी विचारधारा तो यही लोगों पर है ना। पहले से दलित साहित्य बना हुआ है, और बुद्ध की बात करता है, अम्बेडकर की बात करता है, फुले की बात करता है, पेरियार की बात करता है, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इनको जाना है। और ये लोग थे वो ओबीसी के लोग। तो ये एक प्रकार से वहाँ पर विचारधारा तो बनी हुई है। सबसे पहले इन लोगों ने अपना साहित्य शुरू किया, अपना पुराना। अब आज किसी के रूप में नहीं होता है कि हम उनकी देखा देखी कि दलितों का साहित्य बन गया तो हमारा ओबीसी साहित्य बन गया। वह जागरूकता कितनी आप में आई थी हमारे यहाँ। मैं अपने हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी महाराष्ट्र में वो जागरूकता आई रही है, बहुत सब रहा होगा। यहाँ तो आई ही नहीं है।
यहाँ तो आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं वहाँ से। यहाँ सारा दुकानदारी करते हैं, हलवाई है, हलवाइयों की सारी दुकानदारी अपना ले लिया है यादवों ने, सब करते हैं। बच्चों को लगा दिया पढ़ने लिखने में पढ़ता होता वहाँ क्या पढ़ाते लिखते पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ पढ़ते लिखते। वो चेतना कहाँ आई है? बच्चों में चेतना आई थी, गणित करके बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहे थे, क्योंकि उनके सामने अम्बेडकर चाहे जात के नाते भले दूर से देख रहे हो, लेकिन देख रहे थे और अम्बेडकर जैसे ज्ञानी को देख रहे थे। और जात के नाम पर आप जुड़ रहे हैं, किसको देखेंगे? श्री कृष्ण हमारे साथ, हमारे हम उनके वंशज हैं, अशोक हमारे वंशज हैं, अशोक के हम वंशज हैं, तो अशोक के साथ जुड़ जाएंगे लोग। जात के आधार पर ओबीसी को कुछ लोग जुड़ जाते हैं अशोक के साथ। तो अशोक जो है और जो बुद्ध है और बुद्ध धर्म के नाम पे बोलते हैं, तो उसके मूल बुद्ध है। ये इस तरह से जुड़ने का नहीं होता है। सब लोगों को जुड़ना है, चाहे वह कुशवाहा हो, चाहे वह पटेल हो, चाहे वह यादव हो, सबको जुड़ना पड़ेगा बुद्ध से, अम्बेडकर से, फूले से, साहू जी महाराज से। नहीं होगा एक को लेकर के आप जो है आप अम्बेडकर की बात करें, जो है अशोक की बात करते हैं, हम अशोक के वंशज हैं। अब इसी में क्या तमाशा है यार? अपनी जात ढूंढने के लिए लोग उसमें परेशान जाते हैं। देसाई जब आया तो हुआ कि देसाई जब एक बार प्रधानमंत्री बने ना, तब तो यहाँ हलचल मचा कि देसाई किसके हैं, बराबर हमारे सरकारी बुनियाद, यानी अपनी जात ढूंढना हम शुरू कर देते। कोई अगर दक्षिण भारत को कोई नाम आएगा जिसका नाम से हम नहीं पहचान पा रहे कि अपनी जात का होगा, उसकी जात ढूंढना शुरू कर देते। क्षेत्र है, निजी क्षेत्र जो है जात में डूबा हुआ है। जब तक जात से मुक्त नहीं होगा, वर्ग नहीं बनाएगा, जात को तोड़कर जमात नहीं बनाएगा, तब तक वह चेतना आप में नहीं आएगी। न आपका दलित साहित्य बन सकता है और न दलित चिंतन बन सकता है। आप देख लीजिए जिसकी हम आलोचना करते हैं उनका आप देख लीजिए, तो बड़े मुकम्मल ढंग से अपना काम कर रहे हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो हमारा शोषण करना है, हमारा दमन करना है, हमारा उत्पीड़न करना है, हम तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं के साथ दे रहे हैं, उनके आगे पीछे लगे हुए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आलोचना करें, अपने लोगों को देखा वहाँ से ले करके, तब ये सब बातें उसमें से आती हैं। इसलिए आप उनके देखिए, किसी ब्राह्मण से आप पूछे कि आपकी जात क्या है, क्या बताए हो? ब्राह्मण बताए, हिंदू नहीं बताएगा, या थोड़ा एक बार तिवारी कहेगा, चौबे कहेगा। जब उसमें आप पूछेंगे तब बताएगा, वह क्लास अपना बताता है, तब एक जुटता है। ब्राह्मण कहने से पूरी ब्राह्मण जात की जितनी उस क्लास की जितनी जातियां हैं सब उसी में शामिल। तिवारी हैं, चौबे हैं, भोले हैं, उनमें अलग अलग विवाद भी है। तिवारी है तो कहाँ के तिवारी? खतुरा के तिवारी सबसे बड़े हुआ है। भेदभाव वहाँ भी है, तिवारी में, चौबे में, उनमें भी है, लेकिन सब ब्राह्मण। जब पूछा जाएगा उनको अपनी जात का नाम, तो जात का नहीं बताते हैं, अपना क्लास बताते हैं। हम क्वेश्चन तब आएगा, हम अपना यादव ना बता करके, दलित ना बता करके हम यह बताएं हम बहुजन हैं। बहुजन समाज के तो ढूंढते रहेंगे बहुजन हम कौन है। और लीजिए अपनी जाति का नाम ना बहुजन लिखिए, तो बहुजन समाज के हैं, हम बहुजन लेखक हैं, बहुजन समाज से आते हैं। हम ओबीसी समाज से नहीं आते, दलित समाज से नहीं आते। अपने को ब्राडर बनाएंगे, व्यापक जब तक उनकी तरह नहीं बनाएंगे तब तक उनका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो आपका शोषण दमन करते रहेंगे और गुलामी में ढकेल रहे हैं, और आपको स्थिति ऐसी आ गई कि आपको सीधे सीधे गुलामी में ले जाया जाएगा। आपके पास कोई बातचीत कर नहीं, आपका सारा आरक्षण खत्म कर दिया गया, उल्टे उनका 10% और आरक्षण दे दिया गया, 100% का आरक्षण उनका हो गया है। और मैं यह बराबर कहता हूँ कि हजारों साल से 100% आरक्षण का लाभ भोगते चले आए लोग, इन्हें अब लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना करके ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लिए हमारे उस 100% आरक्षण में से लगा कर, यानी इन लोगों के लिए थोड़ा सा निकालिए। हम पूरा उन्हें कहा नहीं होगा, सारे मंदिरों के पुजारी कौन होंगे? सारे उसका 100% आरक्षण है कि नहीं? ब्राह्मण ही होगा कि दूसरा कोई होगा? उनका है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, यहाँ वहाँ से लेकर के उनका पूरा एक आधिपत्य वहाँ बना हुआ।
इसलिए वो आरक्षण का जो लाभ भोग के चले आए थे उसको आज भी वह भोग रहे हैं और उससे ज्यादा इसमें भोग रहे हैं और उस समय से ज्यादा त्रास हमारे लोगों का हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या होगा। इसलिए हमें जागरूक बनना या पड़ेगा। ओबीसी साहित्य आप बनाते रहेंगे, ओबीसी चिंतक आप बनते रहेंगे, लेकिन ओबीसी जमात बनाएंगे। अरे यह ना बहुजन समाज बनाइए, बहुजन वो एक साथ करिए। इतने सारे लोग इतने प्रांतों से आए हुए हैं, उतने लोग बुद्धिजीवी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, क्योंकि कर्मठ आपके पास संगठन है, उसके द्वारा सारे पिछड़ी जातियों को एक करिए। पिछड़ी जातियों में 3 जो मुख्य जातियां हैं, पूर्वी है, कोयली है और अहिर है, इन तीनों को एक साथ करिए। जो नहीं करते काम बताइए, और जो लोग जाकर के भाजपा के साथ मिल रहे हैं उनके साथ पैरोकारी कर रहे, गुलामगिरी कर उनका बाइकाट करिए। या नहीं आप करेंगे तो फिर यह सब नहीं होने वाला है। हमें आपको संगठित होना है, बहुजन समाज बनाना है और बहुजन समाज पर हमें गर्व करना है कि हम बहुजन समाज के नागरिक हैं। तब बहुजन साहित्य की बात होगी। मैंने तो बना लिया था में और कहा था हर विश्वविद्यालय में वगैरह कहीं कुछ नहीं हुआ। तो संगठन तो बनते रहेंगे। संगठन एक जो बना रहा है और इसको बना करके बहुजन समाज को बताने के लिए कई संगठन हम बना के काम करेंगे तो अपनी कुर्सी के लिए हम भले उत्साही बना लें, लेकिन समाज का उससे बहुत कल्याण होने वाला नहीं है। मुख्य वाक्य है, मैं यही कहना चाहता था कि चुनौती हमारे सामने है, उस समाज को बनाने की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे आप समझिए, उसको स्वीकारिए और बहुजन समाज बनाने की कोशिश की जाए। हमारे राजनेताओं ने जो आपस में शत्रुता फैलाया दिया था, उसका परिणाम यह हो गया था कि ओबीसी के लिए दलित एकदम शत्रु हो गए थे और दलितों के लिए ओबीसी शत्रु हो गए थे। मायावती मुलायम ने जो इस प्रकार का किया था और उसका असर इतना ज्यादा पड़ा कि एक बार बड़ा समझे हो गया, आपस में होने उनने लोग फिर बनने लगा, फिर बिगड़ गया। तो उसका इतना समाज पर गहरा असर पड़ा कि हम लोग गाँव में जाते थे और इकट्ठा करके पंचायतें बुझाते थे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि उस तरह की स्थितियाँ नहीं बन रही। वो सत्ता जो है सफल हो रही है, हम ही लोगों के बीच से तोड़ कर ले जा रही है। हमारे लोग ही आ रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। तो अपने लोगों के लिए कहाँ कर रहे हैं? अपने पिछड़ों के लिए, अपने दलितों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अपना बनाएंगे, अपने बेटों का बनाएंगे, अपने घर की पत्नियों का बनाएंगे, इस अपने लाभकारी हो रहे हैं। उनसे आप कैसे निपटेंगे? जब तक आप उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, उनसे प्रश्न करना बहुत जरूरी है। सवाल उठाइए, सवाल करिए, अपने लोगों से सवाल करिए, सत्ता से बात भी करिएगा, उनसे सवाल करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। अपनी जनता के खिलाफ जाकर के आप उनकी गुलामी कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, केवल सत्ता का भोग करने के लिए। ये कैसे नहीं चलेगा? फिर तो बहुजन समाज कैसे बनेगा? इसलिए बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बहुजन समाज के बनाने के लिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि दलित ओबीसी और एससी तीन हो जाए, क्योंकि एससी तो अलग है, एससी तो हिंदू समाज का नहीं है, वो तो मजे है ना, वह तो एक स्वायत्त इकाई है, हिंदू धर्म की मान्यताओं से मुक्त है वो। इसलिए हिंदू धर्म की पाखंड और बुराइयां आदिवासियों में नहीं है। अगर आदिवासी समाज का, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन पद्धति अगर पूरा देश अगर अख्तियार कर ले तो अपने आप में सत्ता स्वतंत्रता बनने की बात हो जाए। वो समझ रहे हैं, अपनी लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं और एक जमाने से लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आखिर आप कहते स्वाधीनता आंदोलन 1857 की बड़ी जनता पूछते हैं, और किसका आंदोलन था? सवर्णों का आंदोलन था। जब पहली बार अंग्रेजों की गुलामी में वह आए तब उन्हें महसूस हुआ कि आज हम गुलाम नहीं थे। अम्बेडकर ने यही तो कहा था ना, गांधी जी को तिलक करारा था ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अम्बेडकर ने कहा था कि आज अपनी आजादी गंवाकर, आज जब अपनी आजादी गंवाकर इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या कभी यह भी सोचा कि हजारों साल से सवर्णों की गुलामी करने से मुक्त होना दलितों का भी जन्मसिद्ध अधिकार है? जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो सामंतों सवर्णों की गुलामी करते आए हैं, उनको मुक्त होना भी अधिकार है कि खाली स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार?
तो ये बातें रही हैं बराबर ना, इसलिए न तो फूले उस स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में, न तो फूले ने साथ दिया और न तो बाबा साहब ने साथ दिया। इसलिए यह कहा गया कि साम्राज्यवादी अंग्रेजों के, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे थे सामंतवाद की लड़ाई, क्योंकि ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी नहीं बल्कि महिलाएं, इनकी जो समस्या है तो सामंतवाद से, सामंतवाद से में की गुलाम है। अंग्रेजों ने हमको नहीं गुलाम बनाया है, अंग्रेजों ने जिनको गुलाम बनाया वह पहली बार महसूस करके गलती कर रहे हैं। इसलिए तो सामंतवाद का शोषण नहीं होता रहा है ना। दलितों के पीछे झाड़ू कौन लटकाया था, वो आपके सामने कौन लटकाया था? अंग्रेजों ने, इन्हीं लोगों ने ना, और इन्हीं लोगों ने तब लटकाया था और आज भी चाहते किसी प्रकार से रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सामंतवाद की, हमारी समस्या सामंतवाद की, स्त्रियों की समस्या सामंतवाद की है, पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या सामंतवाद विरोधी है। इसलिए फूले ने, अम्बेडकर ने सामंतवाद विरोधी लड़ाई लड़ी थी। अपने यहाँ का जो उपनिवेश, आंतरिक उपनिवेश बना हुआ है, अंग्रेजी राज खत्म हो गया, आजादी मिल गई, लेकिन आंतरिक उपनिवेशवाद बना हुआ है। उस आंतरिक उपनिवेश से मुक्त होना स्त्रियों और दलितों का लड़ाई करती और नहीं है, इसके लिए नहीं काम किया और बराबर मायूस कर दिया था बाबा साहब तो दलितों के रानी। ये जो अंतरराष्ट्रीय ख्यात का व्यक्तित्व हो उसको मिनिमाइज करने के लिए कहें कि गलती, इसके लिए नहीं काम किया। किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ी, ओबीसी के लिए लड़ाई, किसके नहीं, पूरी मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। पूरा वो हिंदू समाज मैं उद्धव का चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते थे और उसका घोर विरोधी के करके जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन हमारा कहीं कुछ ऐसा पता नहीं और आज कोई स्थितियां हो रही है। तो इनको पढ़िए और समझिए तो नुकसान बनता है कि हमसे कार्य रूप में कैसे उसको करें। हम लोग तो केवल सोच सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, बताते हैं और ये शिक्षण दे सकते हैं। समाज में जाकर काम करने वाले जो लोग हैं, आपको स्थिति नहीं रही कुछ पहले तक मैं गाँव में जाता था, ग्रामीण लोगों के बीच में जाता था और सड़कों पर यहाँ आंदोलन होता था, सड़कों पर उतरता था। अब कोई स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन इस तरह से लोगों से चाहता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप जरा सा बोलेंगे नहीं FIR कर, आप जरा सा बोलेंगे नहीं, आप देश में, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए। इतनी बुरी तरह से व्याख्या करा गया है कि संवेदनशील इतना बना दिया गया है कि इसलिए आप बोलेंगे, लेकिन उठना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी समाज बने, हमारा समाज बढ़े, इसके लिए कोई क्यों करेगा। हम अगर ये सबको एक करना चाहते हैं, एक ढंग से करना चाहते हैं, गाँव गाँव जाइए, समाज में जाइए और उनको एक जाति से दूर करिए, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम अपने समुदाय को बहुजन समाज को नहीं कर सकते। जो कांसी राम ने बहुजन समाज बनाया था, ये ओबीसी एसटी का ये बनाया था, वो अब बिखर गया है, उसको फिर से जब तक आप नहीं करेंगे। इसलिए चाहे आप जन लेखक संघ के माध्यम से संगठन बना कराइए, चाहे दलित लेखक संघ बनाइए, चाहे प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन जब तक मनुष्यता की बात नहीं करेंगे, जो मनुष्य सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है, जो जिसका सबसे दमन किया जा रहा है, जिसका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसके पक्ष में अगर आप नहीं खड़े होंगे, न आप मार्क्सवादी हैं, न आप प्रगतिशील हैं और न दलित लेखक। दलित लेखक में खूब खुद आ रहा है, दलित लेखक और दलित चिंतक खुद अब जो है जनता को नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपने सुख को भोग रहे हैं। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी की बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने लोग हैं जो पे बैक टू सोसाइटी आप आए हैं तो अपना कुछ योगदान समाज को दीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए, नहीं हो पाता। तो हर जगह है वह, कोई एक संगठन नहीं, कोई एक ऐसी ग्रुप नहीं है, हर विचारधाराओं में हर संगठनों को उसने इतना दुर्गुण बना दिया है कि बोलने की हिम्मत नहीं लग रही, सामना करने की हिम्मत नहीं लग रही है। आए दिन लोग जो है FIR हो रहा है, दर्ज हो रहे हैं, जो डाले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो है ना लोग काफी है। परबराव आज तक 80-82 साल के और 80 साल के हैं, परबराव जेल पड़े हुए हैं भीमापुरे गाँव के नाम पर, क्योंकि गलत है। आज तक वो माने उसका क्या कहते हैं, आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ। 5-6 लोग उसमें हैं, एक तो यहाँ जो पैर उनके नहीं है, व्हील चेयर पर चलते हैं और एक उसी में मर ही गए। तो एकदम सड़ा डालने की योजना है, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज के विरोध में बोलते हैं, उनको सड़ा डालो, जेल में बंद करके इस तरह की स्थितियों में आखिर आपको किसी चीज को जब आज हो जाएगी कि युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, ये बोलना पड़ेगा।
इसलिए साहित्य की बात छोड़िए, इस पर हम बात में कर लीजिए। सबसे पहली जरूरी बात यह है हमारा बहुजन समाज कैसे संगठित, इसकी संगठन। और इतनी जगहों से आप लोग आए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अगर इस प्रकार का वह करेंगे, ऐसा मुहिम चलाएं कि हम हर जगह जाएंगे और हर लोगों के बीच में जाकर, हर जातियों के बीच में इस प्रकार का बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, कैसे आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, कैसे आपके बेटे बेटियां पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, या उनको चीजों को नहीं मालूम है। उनको तो 5 किलो अनाज मिल गया तो पूरा 5 किलो अनाज लेकर जा, आज तक किसी कुछ नहीं दिया सरकार को 5 किलो अनाज बहुते का लाभ उठाने से खूब जानता हुआ उनका घर दिया, बीच में खत्म कर दिया गया था, लेकिन 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, किसको बढ़ा दिया, अभी साल भर और चलेगा। तो ये करते करते हुआ जो बराबर लोग बना रहा है, और हम लोग उसी में मौन है, अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ बोलने वाले आपके बीच में आ गया, मिलने के लिए, जानने के लिए काम लोग आए थे, संगठन बनाया हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई भी काम जो होगा तो संगठन के द्वारा ही होता है। संगठन बनाइए, संगठन के कैडर सबसे मात खा जाते हैं हम लोग, जो है हमारे पास कैडर नहीं, उनका आज तक यही है वह कैडर बेस्ड पार्टी, इसलिए आज तक वह कभी टूटी नहीं। 100 साल हो गया, 100 साल में RSS है तो कैडर बेस्ड पार्टी में सख्त मत कीजिए। हमारे यहाँ कितनी पार्टियां बनी, एक पार्टी में 10 पार्टी बन गई, एक ग्रुप बनती चली गई, यहाँ वहाँ से एक आदमी का होगा संगठन होता है। संगठन एक आदमी के नाम पर संगठन नहीं चलता। हम एक यहाँ तो हो जाता ना, हम अपने नाम पर एक संगठन बना रहे, उन्होंने अपने नाम पर एक संगठन बना रहे। संगठन एक है, जैसे कांशीराम ने बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, हम लोगों ने वह अपने लिए नहीं कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे। कांशीराम अपने लिए नहीं जी रहे थे, समाज के लिए। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता सब खाने पीने वाले हैं, सब अपना जो बनाने लिए अपना स्वार्थ लगाने वाले लोग हैं, मारामार हो जाने वाले लोग हैं, समाज जाए पूरे भाग में, उससे कोई मतलब नहीं। तो अपने लिए करने वाले, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी तो आशा छोड़िए। हमारे समाज में आप जैसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, समाज सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज से जुड़े हुए समाज कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ढंग के हैं, आप लोग चाहेंगे कि हमारी इस तरह की बातों को कर करके और समाज में उसको जोड़ेंगे, इसी पर समाज बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपका किसी साइट, कोई भी साइट प्रोजेक्ट साइट बनेगा तो उसके केंद्र होंगे, उनकी केंद्र होगी बुद्ध की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, फुले की, पेरियार की, और इन सबकी विचारधारा, और इन सबकी विचारधारा को मिला करके ही अम्बेडकरवाद की विचारधारा बनी। अम्बेडकरवाद जो बना है, अम्बेडकर की जो विचारधारा बनी है वह तो बनी ही हुई है। उसके केंद्र में बुद्ध भी है, फुले भी है, पेरियार भी है, ललई सिंह यादव भी है, रामस्वरूप वर्मा भी है। ये सब को मान करके इन लोगों के विचारों को लेकर के साहू जी महाराज हैं, इन सब के विचारों को लेते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मुकम्मल तौर पर एक बड़ी वैचारिक की है, तो बनी हुई थी। तो उसको पालते हुए, उसका पालन करते हुए जब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उसकी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इतना ही कहना था। मैं नहीं जानता कि कितना क्या उसका रहा है आपका लोगों का, लेकिन ये अच्छी बात यही लगी है कि आपने एक संसद संगठन बनाया, चाहे जैसे बनाया, जैसे इन्होंने कहा कि ये शायद इसमें बहुत सारे लोग प्रगतिशील संगठन से जुड़े हुए थे और उसने ब्राह्मणवादों का वर्चस्व देख करके तोड़ करके अपना आकर के इन्होंने बना दिया। ठीक है, ये एक बात है। प्रगतिशील लेखक संघ में मैं भी हूँ, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ नहीं छोड़ा मेरी बात। ये सारे जो जिनके हाथ में सत्ता है, जो कि सारे पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को रोज रोकता रहता हूँ, रोज सुनता रहता हूँ, और उनको उसी में करते हुए बराबर दलित आदिवासी स्त्रियों के पक्ष में खड़ा होकर बोलता और उनकी आलोचनाएं करता उनके मंच पर। तो वहां ना करके हम अपनी बात करें, दलित समाज के बीच में जाता हूँ तो उनकी जो कमजोरियां हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको बताता हूँ, और उनके बाद जो प्रगतिशील धारा है, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार्क्स को भी मानते थे। बुद्ध को बाद में पूंजीवाद का विरोध करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्क्स को माना है। मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित थे। जहाँ पूंजीवाद का विरोध करना हुआ मार्क्स का सहारा लिया है, जहाँ जातिवाद का विरोध करना हुआ वहाँ उन्होंने बुद्ध का सहारा लिया, क्योंकि जातिवाद या उसके खिलाफ लड़ाई बुद्ध ने लड़ी। और उनका जो है उनका जो गांगे साहब थे मार्क्सिस्ट,
कांग्रेस और डॉक्टर अम्बेडकर का इसी बात पर विवाद था। कांग्रेस ने कहा भाई देखिए पूंजीवाद का विकास होगा तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। कहते थे नहीं, हमें पहले जातिवाद खत्म करके तब आगे बढ़ना है। और आप देख लीजिए पूंजीवाद हुआ तो विकास हुआ ही ना, पूरा कैपिटल कारपोरेट का विकास हो गया ना, जातिवाद टूटा है और ज्यादा बढ़ा है। इसलिए अम्बेडकर का कहना सही साबित हुआ और उन्होंने जो कहा था कि पूंजीवाद का विकास होगा तो जातिवाद अपने आप टूट जाएगा, जातिवाद टूटा नहीं है बल्कि बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक मुक्ति हमें चाहिए, क्योंकि जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो श्रमजीवी हैं, सामाजिक रूप से अपमानित होते हैं और उन्हें उस सामाजिक अपमान से जुटा करके सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें मिलनी चाहिए, सामाजिक मुक्ति मिलनी चाहिए। उसके बाद हम आर्थिक मुक्ति की शुरुआत कर लिया जाए। तो ये बड़े संघर्ष रहे, बड़ी चिंताएं रही हैं और बाबा साहब का जो चिंतन है सबको मिला जुला करके एक मुकम्मल चिंतन रहा जो बहुजन समाज के हित के लिए था। और इसीलिए कहते थे कि जहाँ बहुजन समाज का हित आगे आएगा वहाँ मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ, जहाँ राष्ट्र का हित आगे आएगा तो अब मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। राष्ट्र के साथ अगर मेरा हित टकराएगा तो मैं अपने हित को छोड़ दूंगा, राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जहाँ बहुजन समाज का हित टकराएगा वहाँ मैं राष्ट्र को छोड़ दूंगा, मैं बहुजन समाज के साथ क्योंकि ये लोग छोड़ गए, पीड़ित है, इनको नहीं तोड़ दिया गया। आप बाबा साहब की बात को पढ़िए, उन्हीं का पढ़ते कुछ तो पढ़िए। जितने लोग हमें कहता हूँ बाबा साहब का नेशन ऑफ क्लास को हर बुद्धिजीवी को पढ़ना चाहिए, खासतौर से जो किसी भी जनसंघ का हो, जन संगठन का हो, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे ओबीसी का हो, कहीं का हो। और यह नेशन ऑफ क्लास दुनिया हमारे देश के सारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगे। अब तो जो लगा उनको निकाल करके पढ़ाया जा रहा है उनके पास जो है। तो ये जो है होता था कि हमारे बच्चे जानते हैं नेशन ऑफ क्लास है, जात का ऊपर मुझे कैसे हुआ, जातवाद का बढ़ावा कौन किया, कैसे बढ़ा हुआ, कैसे उसको तोड़ा जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है। नेशन ऑफ क्लास वो दैनिकम्मा अद्भुतता में बाबा साहब की। तो ये जो है हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे एक बहुजन संगठन बनाना है, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। अकेले दम पर अकेले संगठन के द्वारा कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इसीलिए अकेले समाज के साथ, अकेले अपनी जाति या व्यक्ति के साथ हम उस प्रकार का साहित्य नहीं बना सकते। साहित्य कोई बनाने की चीज़ नहीं है, साहित्य तो अपने आप बनता है। बहुजन हमारा बहुजन समाज बन गया, उस समाज से आने वाला जो लेखक होगा उसका साहित्य जो होगा वो बहुजन साहित्य होगा। इसलिए मैंने ज़्यादा बातें अपनी कर दी, पर ये कहना था कि बहुजन समाज साहित्य क्या है इस पर नहीं, हमें चिंता मेरी यह है कि बहुजन समाज है। बहुजन